जो लोगों के खेत हैं वहाँ पर जाकर मज़दूरी करना, लोगों के घरों में जाकर मज़दूरी करना, वो कार्य मेरी माताजी शुरू में करते थे। मेरी माताजी वो मनरेगा में काम करके आए और घर आकर के रोने लग गए। तो मैंने कहा कि मम्मी क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पीछे से हमारे 200 रुपए आते हैं, लेकिन हमें जो है वो 60, 70, 80 रुपए मिलते हैं। तो मैंने कहा कि आप रो मत, मैं जाकर के बात करता हूँ। एक वहाँ से उठा और उसने कहा कि ज़्यादा कलेक्टर मत बन। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूँगा। मेरे पास जो है वो सही बताऊँ तो उस टाइम लक्ष्मीकांत खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो सुसाइडल थॉट्स आना स्टार्ट हो गए थे। मैं अपने गाँव की बात करूँ तो मैं पहला इंसान हूँ जिसने सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है। मेरा जन्म गांव बिरान, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में एक मजदूर परिवार में हुआ है, जहां पर बस तक की सुविधा नहीं है। मेरी माताजी एमजी नरेगा में एज ए मजदूर कार्य करती है और मेरे पिताजी को कुछ शारीरिक समस्याएं हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, इसीलिए वो कुछ कर्मकांड का कार्य करते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो परिवार में सबसे बड़ा जो चैलेंज था, वो इकोनॉमिक चैलेंज था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी हैं, उनको शारीरिक समस्याएँ थी। माताजी जो हैं, वो एक मज़दूर का कार्य करते थे और उनका भी जो है वो चाइल्ड मैरिज हुआ था। तो सबसे बड़ी समस्या अगर जो देखने को मिली, वो इकोनॉमिक मिली थी। शुरुआत से जैसे कि मैंने मम्मी जी के बारे में मेरे पिताजी भी बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई, तो उसके जस्ट बाद ही जो उनसे काम होता नहीं था, जॉइंट फैमिली से वो अलग हो गए थे सारे। तो तभी से उन्होंने मज़दूरी करना स्टार्ट कर दिया था। और जो लोगों के खेत हैं, वहाँ पर जाकर मज़दूरी करना, लोगों के घरों में जाकर मज़दूरी करना, वो कार्य मेरी माताजी शुरू में करते थे। स्कूल में मैं एक काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था और मेरा पढ़ाई-लिखाई में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो सारा दिन खेलना, कूदना, इधर-उधर की बातें करना और जो एग्ज़ाम होते थे, तब वन नाइट फाइट करके एग्ज़ाम को पास करना, बस यही उद्देश्य होता था कि बस पास होना है। कुछ पता ही नहीं था कि एजुकेशन इतना ज़रूरी है, आगे इससे क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का कोई मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद फिर एक जर्नी स्टार्ट होती है कि आपको 11th-12th में एक अलग सब्जेक्ट लेना होता है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में कोई ना तो साइंस बैकग्राउंड से था, ना कोई गाँव से बाहर निकला था। तो तभी मैं चिंता में था कि क्या सब्जेक्ट चुनूँ। तो मेरे दोस्त थे कुछ लोग, वो एग्रीकल्चर साइड जा रहे थे। तो मैं भी उनके साथ-साथ जो है, वो उन्हीं के साथ वो जहाँ पे जाते थे वहाँ पे गया। फिर मैंने एग्रीकल्चर में अपना एडमिशन ले लिया और वहाँ से जो है मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर 11th क्लास में भी जो दोस्त थे वो शरारती थे सारे, तो मैं भी उनके साथ शरारती था और वो कभी क्लास नहीं लेना, इधर चले जाना, उधर घूम लेना, वो सारा चलता रहा। फिर 11th पास हो गए, फिर जब 12th क्लास में मैं हुआ, तब मुझे जो है वो कुछ अलग टीचर मिले। उन्होंने मुझे समझाया कि एजुकेशन जो है वो कितना ज़रूरी है, पढ़ना भी पड़ता है, आगे पढ़ाई के क्या फ़ायदे हैं। फिर मैंने जो है अपना एडमिशन 12th में आर्य समाज स्कूल में ले लिया और उन्होंने भी फ़ीस में काफ़ी छूट कर दी। तो वहाँ से एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई। 12th में मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ना भी होता है और 12th में जो है वो मैंने 70% से अपना 12th किया। उसके बाद ये था कि अब आगे क्या करना है? क्योंकि परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। तो उसके बाद एक रिलेटिव घर पर आए, उन्होंने पापा को समझाया कि इसको जेबीटी करवा दो, कहीं न कहीं टीचर लग जाएगा। तो तभी पापा ने उनकी बात मानी, मुझसे कहा और मेरा सच बताऊँ तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जो सबसे बड़ा सहारा था, सपोर्ट था मेरी दादी माँ का, वो उस बीच एक्सपायर हो गए और उसके बाद जो है वो ऐसे लगा कि मानो सब कुछ ख़त्म सा हो गया हो। फिर तभी मैंने जो है वो जेबीटी की ठानी, तो लास्ट में जब देखा तो दादी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। वो पैसे वहाँ से उठाए और जेबीटी की फ़ीस जो है वो पे कर दी। फिर मैं जेबीटी करने लग गया, फिर धीरे-धीरे एग्ज़ाम पास में आए। तब भी इतना इंग्लिश का आइडिया नहीं था कि यहाँ पर भी जो इंग्लिश है वो एक ज़रूरी भा लैंग्वेज है। तो इंग्लिश का जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें भी मेरे बैकलॉग आ गया और फिर वापस से निराशा देखने को मिली। फिर मेरी दोस्त है कोमल और पंकज, तो उन्होंने मुझे कहा कि आईसीएआर का फॉर्म फिल कर दे, वहाँ से स्कॉलरशिप मिलता है और तेरा बीएससी हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात मानी, उन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया, उन्होंने फ़ीस पे की। तो जब पहली बार आईसीएआर का एग्ज़ाम हुआ, तो मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था और भगवान ने ऐसा सुना कि वो एग्ज़ाम जो है, वो गवर्नमेंट ने कैंसल कर दिया। उसके 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया गया और इस बार जो है वो भगवान की कृपा से
मेरा एडमिशन श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में हो गया। इसके बाद अगर मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताऊं कि कैसे, कहां से, क्या मोटिवेशन मिला, कब मुझे पता चला, तो इसमें यह था कि मुझे 12th तक, जेबीटी तक तो पता ही नहीं था कि कलेक्टर और कंडक्टर में फ़र्क क्या होता है। तो एक दिन की बात है, जब मैं गांव गया हुआ था, तो मेरी माताजी वो मनरेगा में काम करके आए और घर आकर के रोने लग गए। तो मैंने कहा कि मम्मी क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पीछे से हमारे 200 रुपये आते हैं, लेकिन हमें जो है वो 60, 70, 80 रुपये मिलते हैं, और जब हम पानी पिलाते हैं तो हमें 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। और उस टाइम जो मम्मी ने अपना जो ड्यूटी है वो पानी के लिए दिया था, तो उस हिसाब से मम्मी के 90 से 100 रुपये आने थे, लेकिन इसके बावजूद भी 70 रुपये आए थे। तो तब वो रोने लग गए और मैंने कहा कि आप रो मत, मैं जा कर के बात करता हूँ। मैं ऑफिस पहुँचा, वहाँ पर चक्कर काटे, फिर वो मिले, तब मैंने उनसे कहा कि पीछे से 200 रुपये आ रहे हैं, आप यहाँ पे 60, 70, 80 रुपये दे रहे हो, और पानी के 20 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं, कम से कम वो तो आपको देने चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं होता, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप मुझे हिस्ट्री दिखा दो, कहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है, कितना किया है। तो कुछ देर तो उन्होंने समझाया, फिर एक वहाँ से उठा और उसने कहा कि ज़्यादा कलेक्टर मत बन हम पर, और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। और सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था कि कलेक्टर क्या होता है। मुझे लगा कि ये कंडक्टर को कलेक्टर बोलते होंगे। मैं निराश होकर के घर आ गया। फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर में जब रैगिंग चल रहा था, तभी रवि शर्मा जी बोस थे, वो सभी से पूछ रहे थे कि किसको क्या बनना है। तब कोई बोल रहा था कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनूँगा, कोई बोल रहा था कि आगे पीजी करूँगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाऊँगा, कोई बोला मैं कंपनी जॉइन करूँगा, कोई बोला मेरे पापा की कंपनी है। और मुझे उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। तब मेरी टर्न आई, मुझे सर ने कहा कि आपको क्या बनना है? तो मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या बनना है, आप बता दीजिए इसमें आगे क्या स्कोप है, क्या मैं बन सकता हूँ, मैं वो बन जाऊँगा। तो सब हँसने लग गए, और तभी रवि शर्मा बोस ने कहा कि आईएएस बन जाएगा, और वो उनके चेहरे पर जो स्माइल थी उसको मैं एक टोंट बोल सकता हूँ। तो मुझे आइडिया नहीं था कि आईएएस क्या होता है। मैंने कहा हाँ सर मैं बन जाऊँगा, आप बता दीजिए कि इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, 1 पेपर होता है कि 2 पेपर होते हैं। और इस टाइम तक मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी हिंदी मीडियम का था। उसके बाद फिर सर ने कहा कि इतना ही पता है, आगे आप देख लेना, और सब हँसने लग गए, और स्माइल के साथ फिर मैं बाहर आ गया। तब मैं रूम पर आया, मुझे लगा कि ये आईएएस बन जाते हैं, तो मैंने सुमंत भैया को फ़ोन किया दिल्ली में और कहा कि भैया आईएएस क्या होता है, मुझे ये बनना है। तो उन्होंने समझाया कि अभी कुछ और तैयारी कर ले एक बार, बाद में कर लेना इसकी। मैंने कहा नहीं भैया मैं कर लूँगा, आप बता दो क्या होता है। तो उन्होंने 2-3 यूट्यूब के चैनल भेजे, उसके बाद फिर मैंने उन पर देखा, फिर वहाँ से टॉपर टॉक आना स्टार्ट हो गए, और तभी मुझे पता चला कि आईएएस से कलेक्टर बनते हैं। और फिर वो बात हिट हो गई जो मुझे उस ऑफिस में बोला था कि ज़्यादा हम पर कलेक्टर मत बन, और तभी मैंने ठान लिया था कि मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट किया। शुरुआत में काफ़ी टॉपर टॉक्स देखे, तभी मुझे किसी से पता चला कि सोनू जैन सर थे हमारे कॉलेज में, उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उसके बाद से जो है उन्होंने बुकलेट्स बताया। तो मेरे पास जो है वो, सही बताऊँ तो उस टाइम लक्ष्मीकांत खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो मैंने शुरुआत में जो है वो यूट्यूब से देखा, यूट्यूब पर कुछ चैनल्स थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटीज़ हैं या कोई स्टैंडर्ड बुकलेट्स हैं, उनके वीडियोज़ के द्वारा उनको पढ़ाते थे। तो मैंने वहाँ से जो है उनको लिखना स्टार्ट कर दिया कॉपियों में, और मैं लिखता गया। कुछ समय बाद जब मेरी थोड़ी देखा मैंने कि कुछ सेविंग हो गई है, तो मैंने धीरे-धीरे बुकलेट्स मँगाना स्टार्ट किया। कुछ बुकलेट्स हैं वो सोनू जैन सर से ली, चिरंजीवी कुमावत सर थे, उनसे लिया, और इस तरह से मेरे पास सारे बुकलेट्स आ गए, और मैंने धीरे-धीरे अपना तैयारी स्टार्ट कर दिया। फिर जब बात यूपीएससी जर्नी की आई कि इसमें मीडियम क्या लेना है, हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कम हो रहे हैं, तब मैंने फिर इंग्लिश मीडियम डिसाइड किया, और धीरे-धीरे साथ में अपनी इंग्लिश पर काम किया और साथ में पढ़ता गया। तो लोगों को पता लगने लग गया कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तभी जो दोस्त लोग थे, वो कुछ तो बोलते थे कि यूपीएससी का फुल फॉर्म बता क्या होता है। कुछ टोंट मारते थे कि 60% से यूपीएससी नहीं होता। तेरे अगर 60% से यूपीएससी हो गया, तो हमारे तो 90 है, हम तो पीएम बनेंगे सीधा।
तो इस टाइप से टोंट लगाते थे। कोई बोलते थे कि थोड़ा सोच ले, 10-15 हज़ार की मिल जाएगी, क्यों ख़राब हो रहा है। टीचर बोलते थे कि सुपरवाइज़र की तैयारी कर ले, लग जाएगा, 2-3 साल है, तैयारी कर अच्छे से, यूपीएससी बातों से नहीं होता। तो इस तरह के टोंट सुनने को मिलते थे। उसके बाद जब कॉलेज हो गया, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब मैं घर जाऊँ या दिल्ली जाऊँ। तो मैंने सारा कुछ देखा, अपने पैसे काउंट किए। मेरे पास टोटल 1500 रुपए थे और उसी दिन जो है वो हमारी फेयरवेल पार्टी थी। तो उस टाइम 100 रुपए जो है वो तिलक निकाला था, उस टाइम दे दिए और 1400 रुपए बचे। तभी मैंने अपने पापा जी को फ़ोन किया कि पापा जी आईएएस बनना है। तो उन्हें नहीं आइडिया था ये फ़ीस होती है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है। उन्होंने कहा बन जा। मैंने कहा पापा कोचिंग में जाऊँगा तो इतना फ़ीस लगेगा, ये कैसे मैनेज करेंगे? तो उन्होंने कहा अपने पास एक घर है, वो बेच देते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, घर तो नहीं बिकने देंगे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली तो जाऊँगा। मैंने वहाँ से अपना सारा सामान पैक किया। सामान पैक करने के बाद बस में बैठ गया और दिल्ली पहुँच गया। तो पहुँचने के बाद मैंने, एक दोस्त रहता था मेरा जोगेंद्र सिहाग, मैंने उसको फ़ोन किया कि यार मैं दिल्ली आ गया हूँ और थोड़ा टाइम तेरे पास रुकना है, उसके बाद मैं मैनेज कर लूँगा। और जब तक मैं उसके रूम पे पहुँचा, मैंने देखा कि मेरे पास 240 रुपए बचे थे। तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तू रह यहाँ और अच्छे से पढ़ाई कर, हो जाएगा सब। उसके बाद जो है वो प्रीलिम्स आ गया कि अब प्रीलिम्स की तैयारी करनी है अच्छे से। तो मुझे जो मेरे सीनियर का सपोर्ट था, मेरे दोस्तों का सपोर्ट था, पता था कि कैसे क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज़ कैसे करने हैं, तो हम सारे मिल कर के अच्छे से पढ़ाई करते थे। तो जैसे ही प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया, भगवान की कृपा से मेरा प्री हो गया। उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो दिक्कत लगा कि मेंस का था, कि मैंने मेंस के लिए इतना जीएस एस्से का आंसर राइटिंग किया नहीं है। ना मुझे पता कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, किस तरह से मार्किंग होती है। तो तभी मैं, आज भी मुझे याद है कि एक दिन चाय पी रहा था, प्रीलिम्स का जब भी रिज़ल्ट आया था, जिस दिन रिज़ल्ट आया था, उस दिन मैं चाय पी रहा था और तभी एक सज्जन आए वहाँ पर जिनका नाम रजत जी सर था। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि परेशान क्यों हो? मैंने कहा सर मेरा प्रीलिम्स जो है वो निकल गया है। तो उन्होंने कहा आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने कहा सर मेंस के लिए मेरे पास इतना रिसोर्सेज़ नहीं है कि मैं कोई कोचिंग ले सकूँ और मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है। तो ये सबसे डर लग रहा है बड़ा कि मेंस के लिए अब क्या करना होगा? यूपीएससी की डिमांड क्या है? कैसे मैनेज करूँ? तो तभी उन्होंने कहा कि मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो उन्होंने समझाया कि कैसे अप्रोच करना है मेंस को, क्या डिमांड है यूपीएससी की, और उनके समझाने का तरीका जो है वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप 3 महीने मेरा जो है मेरा सपोर्ट कर दीजिए। आप कहोगे तो मैं 18-18 घंटे भी घिसा लूँगा खुद को। और भगवान जाने कि उन्होंने कैसे भरोसा किया। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया फिर 3 महीने। उन्होंने ज़ीरो से हीरो तक जो जर्नी है, उसमें पूरा बताया कि कैसे आंसर को अप्रोच करना है, कैसे उसको डिवाइड करना है। उन्होंने नोट्स प्रोवाइड करवाए। 3 महीने तक मेरे साथ रुके, उन्होंने आंसर राइटिंग करवाया। और मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि मैं कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकूँ। तो मैं मार्केट से टेस्ट उठाता, पीवाईक्यूज़ उठाता, उनको लिखता, फिर वो बताते कि इसमें क्या कमी है, क्या और इसमें ऐड करना है, कैसे हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जो मेंस की जर्नी है, उन्होंने 3 महीने मेरे रूम पर रुक कर मुझे सपोर्ट किया पूरा। उसके बाद फिर मेंस का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आया तो भगवान की दया से मेरा नाम उस लिस्ट में था। जब मेंस का रिज़ल्ट आ गया तो सबसे बड़ा सवाल था कि अब इंटरव्यू देना है, इसके लिए कपड़ों की व्यवस्था कैसे की जाए? क्योंकि मेरे पास कपड़े तो इतने थे नहीं, ना इतने पैसे थे कि मैं सूट बूट सारे खरीद सकूँ। तो तभी अरविंद मेरे पास बैठे थे, अरविंद सर। वो तो उनसे डिस्कस किया कि सर ये कॉलेज की ड्रेस है, काली पैंट है और ब्लू शर्ट है, तो थोड़ा मैच हो रही है, मैं ये पहन कर के इंटरव्यू दे देता हूँ, कोई इश्यू तो नहीं है। तभी उन्होंने अपने घरवालों से झूठ बोला कि मुझे कोट पैंट सिलवाना है और पैसे चाहिए। उनके घरवालों ने तो पैसे डाल दिए। मुझे लगा कि वो अपना कोट पैंट सिलवाने जा रहे हैं। मुझे कहा कि मेरे साथ चल, कोट पैंट लेकर आना है मुझे। तो मैं उनके साथ चला गया। फिर मैं शॉप में एंटर किया, तो उन्होंने टेलर से कहा कि इसका नाप ले लीजिए। मैंने कहा भैया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, कि तू शाना मत बन, नाप दे दे। तो उन्होंने जो घरवालों से झूठ बोलकर पैसे मँगवाए, फिर मेरा टेलर को नाप दिया, कोट पैंट सिलवाया मेरा। उसके बाद फिर जूतों की थी, तो उन्होंने मुझे जूते दिलवाए, खुद की टाई दी। इस तरह से मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हुआ और इंटरव्यू देने पहुँचा। फिर मैंने देखा तो अंदर मेरी टर्न आई, मैं एंटर किया, सबको ग्रीटिंग किया।
उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट कर दिया और 33 टू 35 मिनट तक जो है वो मेरा इंटरव्यू चला। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं बाहर आया, मैं बहुत खुश था उस टाइम। तो मेरे बड़े पापा जी थे, मेरी मम्मी जी थे, मेरे पापा जी थे, बुआ जी थे, सारे मुझे इंटरव्यू दिलवाने के लिए मेरे साथ आए थे। तो वो भी गले लग कर रोने लग गए कि बेटा तूने नाम रोशन कर दिया। तो मैंने कहा कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया है और ये कोई प्रेडिक्टेबल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चेहरा देख कर लग रहा है कि तेरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वहाँ से चले गए और सबसे बड़ा जो स्ट्रेस, एंग्जायटी होता है, वो मुझे लगता है कि ना तो प्रीलिम्स के टाइम होता, ना मेंस के टाइम। वो होता है जब आप इंटरव्यू दे देते हो, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, उसके बीच जो टाइम होता है, उसमें जो आपको घबराहट होती है, एंग्जायटी, स्ट्रेस होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो फिर 16 तारीख आई, हमने रूम को अच्छे से सफाई किया कि भगवान की दया से अगर आ गया, तो कोई आएगा तो अच्छा लगेगा। तो रिज़ल्ट आया, तब मैं आराम से सो रहा था कि रिज़ल्ट आएगा शाम तक। तभी मेरे पास अतुल भैया हैं, उनका फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आ गया देख ले। तब उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशन तेरा 884वाँ रैंक आया है। तो सच बताऊँ तो कोई खुशी नहीं थी, ना कुछ और था। फिर मैंने कुछ नहीं किया इतना और अपने पापा को फ़ोन किया बस, मम्मी को कि मम्मी हो गया। उसके बाद फ़ोन साइलेंट कर दिया। उस दिन मैंने 700-800 कॉल जो थे वो नए नंबर के थे जो कि उठाए नहीं थे। इतने लोगों के कॉल आए, वो था पर खुशी ये था कि ठीक है नाम आ गया, घर की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे मैंने पापा को फ़ोन किया, फिर मैंने किसी से बात तो की नहीं थी। तो उसके अगले दिन जब मैं घर गया, तब मैंने सबसे पहले तो ये हुआ कि स्वागत किया गया बहुत अच्छे से। मुझे लगा कि सिलेक्शन हुआ है, बाइक पर आएँगे, कोई ले जाएँगे। मैंने देखा तो वहाँ पर बहुत पब्लिक इकट्ठा हुई थी और काफ़ी गाड़ियाँ लेकर आए थे लोग, डीजे किया हुआ था, गाने चल रहे थे, सब रंग लगा रहे थे आपस में, मालाएँ डाल रहे थे। तभी मेरे मम्मी-पापा आए और गले लग कर के रोने लग गए और सबसे बड़ा मेरे लिए जो था वो प्राउड का मोमेंट था, क्योंकि मैंने उनको जो है वो दुःख में रोते हुए देखा है। खुशी में पहली बार रो रहे थे और अगर मैं मेरा मोटिवेशन देखूँ, सबसे बड़ा क्या था, तो एक तो मैंने जब जिस दिन से तैयारी स्टार्ट की थी, दीवार पर लगा लिया था कि ज़्यादा कलेक्टर मत बन हम पर, उसके ऊपर मेरी मम्मी जी का फ़ोटो लगा लिया था और एक मेरी दादी माँ का और मेरी फैमिली का फ़ोटो लगा लिया था। दूसरा मैंने ये लगा दिया था कि या तो तेरी नींद पूरी होगी या सपने, अब सोच ले बेटा हेमंत तुझे क्या पूरा करना है। ये 2 चीज़ें थी, मैं इनको देख लेता था बार-बार, अपनी माताजी की फ़ोटो देख लेता था। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि यार नहीं अब नहीं पढ़ते हैं, अब सो जाते हैं। मेरा ये था कि नहीं पढ़ना तो है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि मेरा कॉलेज होता था सुबह 9 से 5 बजे तक, उसके बाद मेरे सारे दोस्त थे, कोई पार्टी करने चला जाता था, कोई खेलने चला जाता था और मैं था कि 5:30 पर मैं चेंज करता और तैयार होकर के A1 लाइब्रेरी है, तो उसमें चला जाता था और उसकी भी फ़ीस नहीं थी, तो उन भैया से बात की तो उन्होंने कभी फ़ीस नहीं लिया मेरा। उनका एक ही था कि जिस दिन आईएएस बन जाए ना, मेरी लाइब्रेरी में आ जाना। तो उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बिना फ़ीस के लाइब्रेरी दी और मैं 5:30 से लेकर के रात को 12:30 या 1 एएम तक लाइब्रेरी में बैठता, फिर रात को आता, खाना खाता और सो जाता। सुबह जल्दी उठता, फिर लाइब्रेरी जाता, न्यूज़पेपर देखता, तो ये मेरा वहाँ कॉलेज का स्ट्रगल था। इसी बीच जब मैं तैयारी कर रहा था, तो टोंट जो है वो बहुत देखने को मिलते हैं। लोग चिढ़ाने लग गए थे आईएएस, आईपीएस बोल कर के, फिर हँसते थे, पीठ पीछे लोगों को पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। और कुछ तो थे जो मुझे बोलते थे प्रियम्बल सुना, यूपीएससी की स्पेलिंग बता और आज अगर मैं बताऊँ तो वो सारे लोग जो है वो बोल रहे हैं कि फ्री कब हो आप? तो वो समय माँग रहे हैं। और कभी वो बोलते थे कि यूपीएससी की फुल फॉर्म बता, ऐसे नहीं होता यूपीएससी, हमसे नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत टोंट सुनने को मिले थे, लोग बहुत लाते खींचते थे, पर आज सारे साथ में हैं। अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ, तो मैं पहला इंसान हूँ जिसने यूपीएससी को क्रैक किया है और वहाँ पर इतनी जानकारी भी नहीं है कि यूपीएससी क्या होता है, इससे क्या बनते हैं, बच्चों को इतना आइडिया भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा बस तक की सुविधा भी नहीं है। तो पहले जो है वो घर पर कोई भी नहीं आता था। बड़े लोग आना छोड़ो, छोटे भी नहीं आते थे कि क्या है, जाएँगे तो कोई पैसे माँग लेगा, अपनी गरीबी दिखाएँगे, इनके पास तो चाय के भी पैसे नहीं हैं, इस तरह का था। और जिस दिन से यूपीएससी क्रैक हुआ है, भीड़ लगी रहती है, लोगों का आना-जाना लगा रहता है, लोग जगह-जगह बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो जो रिस्पेक्ट है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फ़ीस नहीं होने के कारण जो है मतलब सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक चैलेंज था, उसके कारण एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो चाहिए होती है, बोलते हैं ना कि नींव अच्छी होगी तो मकान अच्छा बनेगा।
तो वो नहीं हो पाया और नॉर्मल स्कूल से अपनी पढ़ाई करनी पड़ी। उसके बाद जेट का एग्ज़ाम दिया था, पैसे नहीं थे तो वो छोड़ना पड़ा। वहाँ पे सिलेक्शन होने के बावजूद भी अगर आपको छोड़ना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुःख और क्या होगा। लेकिन मैंने सुना था कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मैं अगर उस टाइम जेट की कर लेता तो शायद मैं आज यूपीएससी की तरफ नहीं आता। तो आईसीआर में हुआ, उसके बाद अगर पैसे की बात करूँ तो फ़ीस का चैलेंज था, वो भगवान ने उनसे मिलवाया मुझे। फिर संडे को मेस जो है वो बंद रहता था, तो उस टाइम भी कई बार दिमाग में आता था कि यार यहाँ पे भूखा रहना पड़ रहा है, घर पर 2 वक़्त की रोटी तो मिल जाती है, क्यों ना छोड़कर मैं वहाँ चला जाता हूँ। एक वो चैलेंज था, उसके बाद ड्रेस का था। एक तो मैंने योगेश डूडी है, उसको पैंट छोटा हो गया था, मैंने उसको अपना ड्रेस बना लिया था। तो इस तरह से या कोई भी मेरा दोस्त होता तो उसके मैं कपड़े मेरे को कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि नए खरीदने के पैसे नहीं थे। जैसे मेरे अक्षय है, लक्ष्य है या जो भी होते हैं, उनके मैं कपड़े पहन लेता, बड़े भाई होते हैं, जो कपड़े देते पहन लेता अच्छे से, उनकी भी रिस्पेक्ट करता। और अगर जैसे कि 2020 में मुझे आज भी याद है कि मेरी सिस्टर की शादी थी। उस शादी में हम इतना भी प्रोग्राम नहीं कर पाए कि सारे अच्छे से भरपेट खाना खा सकें और मेरे जो कुछ रिलेटिव हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो मेरी बहन की शादी में भी नहीं आए क्योंकि हमारे पास वो इतने पैसे नहीं थे कि जिसके कारण मैं उनको इनवाइट कर सकूँ अच्छे से या हम उतनी व्यवस्था कर सकें। इनवाइट किया, उसके बाद भी वो नहीं आ पाए, तो अब वो सारे आ रहे हैं। मुझे भी आज भी याद है वो इंसिडेंट कि जब लोग ताने मारते थे, उसके बाद इकोनॉमिक ये हो गया था कि संडे का खाना भी नहीं मिल रहा। तो सुसाइडल थॉट्स आना स्टार्ट हो गए थे और एक बार तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि बेल्ट से फंदा सा बना लिया था। उसके बाद फिर है पंखे के टांग लिया था और जब मैं तैयारी में पूरा हो गया था कि डाल लिया था, तभी पता नहीं भगवान जाने कैसे कहाँ से उन्होंने भेजा। तो ये थॉट्स हैं वो आते हैं, मुझे भी पता है एंग्जायटी सबको होती है, स्ट्रेस सबको होता है। अगर मैं उस दिन वो कर लेता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चे या तैयारी नहीं भी कर रहे जो परेशान हैं, तो उनको यही कहना चाहूँगा कि यार कभी हार मत मानना जीवन में। लोग कुछ भी कहें, आपके अंदर कुछ जो टैलेंट है ना, वो आपको पता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो आप उसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिए। कुछ भी नहीं होगा ना ज़िंदगी में तो तजुर्बा होगा, उससे भी आप बहुत आगे तक जा सकते हो। अभी मैं जो है जोश टॉक का आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिया कि जिससे मैं आपके सामने आऊँ, अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ, जिससे कि काफ़ी एस्पिरेंट है जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से हैं, उनको भरोसा हो जाए कि उनका भी हो जाएगा। तो इसमें मैं अभी 4 लाइनों के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मंजिल खुद ब खुद मेरे करीब आती गई। मेरा हौसला, मेरा जज़्बा, मेरा जुनून देखकर। मेरा हौसला, मेरा जज़्बा, मेरा जुनून देखकर। धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगे। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है, KSGIS अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम KSGIS से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक्स ने KSGIS से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।